ओके, प्रोस्पेक्टस पार्ट 3। आज हम बात करेंगे सेक्शन 31 और सेक्शन 32, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ब्रीफ में जब सेक्शन 270 डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने, उसमें भी कहा था प्रोस्पेक्टस इंक्लूड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड शेल्फ प्रोस्पेक्टस। क्या है रेड हेरिंग और क्या है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, इसकी डिस्कशन आप आज करने जा रहे हैं। देखना, शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है। कंपनीज एक्ट में 2000 के अंदर इसका प्रोविजन लाया गया शेल्फ प्रोस्पेक्टस का। क्या होता है, कुछ कंपनीज को या एनबीएफसीज को फ्रीक्वेंटली शेयर इशू करने की या डिवेंचर इशू करने की जरूरत पड़ती है। अगर वो 3 मंथ्स एवरी 4 मंथ्स में अगर शेयर डिवेंचर यानी सिक्योरिटीज इशू करेंगे, देन दे हैव टू इशू प्रोस्पेक्टस अगेन एंड अगेन। और आपको पता है प्रोस्पेक्टस के अंदर सेक्शन 26 की कंडीशन करो, फिर वो ऑडिटर से क्या करवाओ, सर्टिफाई लास्ट ईयर के 5 ईयर के रिजल्ट, डायरेक्टर की डिक्लेरेशन होगी, सेबी को सबमिट करो, ठीक, एससीआरए की डिक्लेरेशन के प्रोविजन फुलफिल्ड हैं, तो इट्स अ अननेसेसरली हार्डशिप क्रिएट हो जाएगी और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसके लिए 2000 में एक प्रोविजन आया शेल्फ प्रोस्पेक्टस का कि आप ऐसा करो, सभी कंपनीज को ये अलाउड नहीं, जो फाइनेंशियल नेचर की कंपनी है या जो एनबीएफसीज हैं गवर्नमेंट उनको अलाउड करते हैं, बैंक्स, एनबीएफसी एटसेट्रा, कि यू कैन इशू शेल्फ प्रोस्पेक्टस। इसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइम इन द ईयर shelf prospectus is issued and submitted to the ROC. फर्स्ट टाइम इन द ईयर जब आप सिक्योरिटीज इश्यू करेंगे तो आप क्या करेंगे, एक कंप्लीट प्रोस्पेक्टस विच कॉल्ड शेल्फ प्रोस्पेक्टस वो सबमिट कर देंगे ROC में और पब्लिक को इश्यू कर देंगे। अब अगर इन द ईयर आपको फर्दर इन द सेम ईयर कंपनी wants to issue share or debenture securities, then it has no need to issue fresh prospectus. Only information memorandum is required to be issued. इसे IM बोल देते हैं। आप पब्लिक को अगेन एंड अगेन प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेंगे, फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द ईयर आप एक प्रोस्पेक्टस कंप्लीट इशू करेंगे और ROC में सबमिट करेंगे, दैट्स कॉल्ड शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अगेंस्ट दैट प्रोस्पेक्टस यू कैन इशू शेयर्स इन द सेम ईयर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, आप उस साल में इशू कर सकते हैं। देन देयर इज नो नीड टू इशू फ्रेश प्रोस्पेक्टस, कंप्लीट प्रोस्पेक्टस। जस्ट ब्रीफ में आपको क्या देना है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम IM, कि आप उसमें लोगों को कह देंगे कि इट इज शेयर्स आर इशूड अगेंस्ट द शेल्फ प्रोस्पेक्टस ऑलरेडी सबमिटेड टू द ROC। उसी के अगेंस्ट साल में ट्वाइस थ्राइस आप शेयर इशू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जस्ट इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रोवाइड करना है। दोबारा से डिटेल जो है बना के प्रोस्पेक्टस इशू करने की फॉर्मेलिटी से बच जाओगे। प्रोस्पेक्टस बहुत बड़ा होता है, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस रहते हैं उसमें। प्रोस्पेक्टस में इतना डिटेल प्रोस्पेक्टस दोबारा प्रिंट करवाएंगे, फिर पब्लिक से चार्ज करेंगे तो भी मुश्किल। तो उसकी बजाय आप बस एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम यानी कि ब्रीफ, लोग इसे एब्रीव प्रोस्पेक्टस भी कह देते हैं। एब्रीव प्रोस्पेक्टस वैसे सेक्शन 33 में कवर है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। एब्रीव मींस ब्रीफ डिटेल दे देंगे, एब्रीव प्रोस्पेक्टस कह दो, दैट इज इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। आप लोगों को इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू कर देंगे
जब आपने शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया उसके बाद सब्सिक्वेंटली जब भी आपको सेम ईयर में शेयर इशू करने हैं तो यू हैव टू इशू जस्ट इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। अगर कोई डिटेल में प्रोस्पेक्टस मांगता है तो उसे कॉपी दे सकते हो, वरना वो आरओसी में देख सकता है। तो आप उसे ब्रीफ इंफॉर्मेशन देके दोबारा शेयर इशू कर सकते हैं, फिर जरूरत है फिर इशू कर सकते हैं। बस आपको उसे देना होगा कोई चेंज है, मान लो चार्ज क्रिएटेड ड्यूरिंग द गैप पीरियड, ये गैप किसका है? बिटवीन जो आपने शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया, शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड मेमोरेंडम इशूड, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशूड, यानी ब्रीफ जो प्रोस्पेक्टस दिया वो, और जो शेल्फ है मान लो उसमें गैप 4 मंथ्स का है। आपने इन द बिगिनिंग अप्रैल में ही शेयर इशू किए, फर्स्ट टाइम शेल्फ प्रोस्पेक्टस सबमिट कर दिया, 3 मंथ्स के बाद और शेयर इशू करना चाहते हैं तो नाउ यू हैव टू इशू इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ओनली। ये एक तरह से ब्रीफ प्रोस्पेक्टस है। अगर कोई डिमांड करे तो उसे डिटेल दे दो, वरना वो डिटेल कहां से ले सकता है? आरओसी से। और हां, अगर इस गैप पीरियड में ये जो इशू किया था अप्रैल में और ये रिवाइज इशू आ रहा है या फर्दर इशू आ रहा है, इसको अपा ला रहे हैं अगस्त में। अप्रैल और अगस्त बिटवीन अगर कोई चेंज हुआ है, वो चेंजेस आर टू बी इन्फॉर्म टू द पब्लिक। आप पब्लिक को सारे चेंजेस अपडेट कर दो। या कोई कंपनी ने लोन वोन लिए हैं, चार्ज कंपनी की सेट सिक्योरिटी पे रखी हैं, सिक्योर्ड लायबिलिटी रेज की हैं, तो वो चार्जेस की भी डिटेल दे दो। और भी कोई चेंजेस हुआ है जो सिग्निफिकेंट है लोगों के, यूजर के, पब्लिक के इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो वो अपडेट कर दो। तो वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो है उसमें डाल दो, ताकि पब्लिक पूरा प्लान करके इन्वेस्ट कर दे। तो बार बार अगली बार और इश्यू करना है तो उसमें भी कोई चार्ज, और फर्स्ट सब्सिक्वेंट इश्यू और सेकंड के बीच में भी अगर कोई चार्ज क्रिएट हुआ है, उसकी डिटेल कोई चेंजेस हुए हैं तो देनी पड़ेगी, जो कि इसमें नहीं थी। शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू होने के बाद कोई चार्ज क्रिएट किए हैं, कंपनी ने सेट सिक्योरिटी पे रखी हैं, या कोई और चेंज हुआ है, तो जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी है, तो इट इज टू बी इन्फॉर्म टू द पब्लिक बिफोर एक्सेप्टिंग देयर एप्लीकेशन मनी। अगर आपने उनको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रोवाइड नहीं किया, इंफॉर्मेशन चेंज होगी, पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है, तो उस केस में पब्लिक क्या है, रिफंड डिमांड कर सकती है। उनको अपना पैसा विड्रॉ करने का राइट होगा। यू हैव टू रिफंड द मनी ऑफ द एप्लीकेंट्स, वापस करनी पड़ सकती है। तो जैसे ये मदूद फाइनेंस का नाम सुना होगा, मदूद फाइनेंस मैंने यहां एग्जांपल में लिखा भी है, गोल्ड लोन देते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड है, ये भी गोल्ड लोन देती हैं। अब ये लोग गोल्ड पे लोन देते हैं, गोल्ड इनके पास पड़ा है, आप जाते हो गोल्ड रखते हो, अपना लोन लेते हो। अब आप सोचो, क्या वो गोल्ड बाजार में बेचते हैं? मदूद फाइनेंस वाले, मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड वाले, क्या वो गोल्ड आपका बाजार में बेचते हैं? नहीं, लॉकर में रख के लोग उस गोल्ड पे तो उनको कैश नहीं अवेलेबल, वो आपको लोन कहां से देंगे? वो लोन देने के लिए सोर्स क्या है? वो बैंक तो है नहीं, बैंक तो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, पैसा आ गया, उस डिपॉजिट के अगेंस्ट ही आगे क्या है, वही पैसा लोन दे देता है, सर्कल चलता रहता है। लेकिन ये तो लोगों का पब्लिक डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, एफडी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। तो ये गोल्ड जो लेते हैं सिक्योरिटी में, लॉक में पड़ा है, ये आपको लोन देंगे कैसे, गोल्ड लोन? तो इनको क्या चाहिए, इनको फ्रिक्वेंटली डिबेंचर, शेयर्स इशू करने पड़ जाते हैं। तो ये हर 3, 4, 5 महीने बाद, साल में ये क्या फ्रिक्वेंटली सिक्योरिटीज इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं। बस ये है कि जो डिबेंचर इशू करते हैं, सपोज उस पे 7-8% इंटरेस्ट देते होंगे, 6%, और आपसे गोल्ड लोन पे ले लेंगे 13%, 14%। ये डिफरेंस ही उनकी इनकम है। आप लोगों को डिबेंचर फ्रिक्वेंटली इशू करेंगे, 7-8-6% इंटरेस्ट देंगे, और पब्लिक को गोल्ड की सिक्योरिटी पे लोन देंगे 14, 15, 13%। ये डिफरेंस है इनकम, और इनके पास कोई सोर्स नहीं, इसलिए इनको फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग द ईयर पैसे की जरूरत पड़ती रहती है। और बार बार प्रोस्पेक्टस इशू ना करके एक बार मेन प्रोस्पेक्टस सबमिट कर दो, दैट इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अगेंस्ट दैट प्रोस्पेक्टस आप फ्रिक्वेंटली शेयर इशू या डिवेंचर इशू कर सकते हैं विदाउट बीइंग इशूड फ्रेश प्रोस्पेक्टस। ओनली ब्रीफ प्रोस्पेक्टस, जिसको एब्रीज, इस सेक्शन में एब्रीज वर्ड यूज नहीं है। ये जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देते हैं ना ब्रीफ, ये ब्रीफ
प्रोस्पेक्टस ही होता है, ब्रीफ समरी होती है जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ दी जाती है। तो आप ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो दे रहे हैं इसमें प्रोस्पेक्टस वाली ही डिटेल ब्रीफ में होती है। कोई चेंजेस है वो बता दो, कोई चार्ज लिए वो बता दो। साथ में क्या अटैच होता है? एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके थ्रू लोग अप्लाई करेंगे, पैसा देंगे। तो वो एक तरह से पब्लिक अप्लाई करती है। पर ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी 1 ईयर है। साल में 2 बार 3 बार उसके अगेंस्ट 4 बार आप शेयर इशू कर सकते हैं, डिवेंचर इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर अगेन आपको शेल्फ प्रोस्पेक्टस कंप्लीट सबमिट करना होगा आरओसी को, उसके अगेंस्ट फिर आप बार बार शेयर इशू कर सकेंगे। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। अब आप समझ गए इसका पर्पस क्या, नीड क्या है? तो टू सेव एक्सपेंसेस एंड टाइम कंपनी के लिए फॉर फ्रीक्वेंट इशू ऑफ द सिक्योरिटीज, इसलिए ये सेक्शन 31 आया है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो जो नोट्स पीडीएफ आपको फॉरवर्ड की थी डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है, तो आप देख सकते हैं ईयर 2000 में आया रेपिटेटिव इशू करने के लिए, बार बार इशू करने के लिए शेल्फ का मतलब ही लॉन्ग पीरियड से है। ओके, 1 ईयर के लिए वैलिड है। तो मीनिंग बता रहा है कंपनी जो है सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग साल में अगर फ्रिक्वेंटली इश्यू करे शेयर्स को, नॉर्मली उसी क्लास के, तो ये ज्यादा यूज होता है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो है सेबी के रूल्स के अंडर इशू होगा। ठीक, जनरली पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, एनबीएफसी उनको अलाउड है जिनका मेन बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंसिंग। जिनका मेन काम ही क्या है? फाइनेंस करना, लोन देना। मैंने अभी मुद्दत फाइनेंस और मणिपुरम फाइनेंस कंपनी का केस बताया, क्योंकि वो गोल्ड लोन देते हैं। तो प्रोसीजर इसका क्या है? आरओसी को फर्स्ट टाइम जब पब्लिक को ऑफर करे हो तब सबमिट कर दो, और 1 साल इसकी वैलिडिटी है फर्स्ट इश्यू की ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट से पहले। जब पहली बार शेयर इश्यू कर रहे हो साल में, तो उसमें डेट होती है ना, प्रोस्पेक्टस इशू करते हो पब्लिक को कि कब आप पैसा लॉन्च होगा आपका इशू, फर्स्ट इशू आपका जो लॉन्च होगा, यानी पब्लिक विल स्टार्ट टू अप्लाई फॉर द शेयर्स, एप्लीकेशन मनी देनी शुरू करेंगे। दैट इज द ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। उससे पहले आप आरओसी को सबमिट करेंगे। आपको पता है आरओसी को सबमिट करेंगे, दैट वाज द डेट ऑफ पब्लिकेशन। प्रोस्पेक्टस में आप लिखेंगे तो पब्लिक को वो प्रोस्पेक्टस इशू होता है। तो एग्जांपल आप यहां पढ़ लेंगे, एनबीएफसी, मुथूट फाइनेंस, मणिपुरम का दे रखा है, ये आप कवर कर लेंगे। फिर क्या कह रहा है? प्रोसीजर फॉर फाइलिंग शेल्फ प्रोस्पेक्टस, इसको सबमिट करने का तरीका क्या है? वो बात हो चुकी है कि भाई शेल्फ प्रोस्पेक्टस आरओसी को सबमिट होगा फर्स्ट ऑफर से पहले, 1 ईयर तक वैलिडिटी है इसकी, और कहता है उस साल बाद फिर दोबारा सबमिट इसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ठीक है, और कहता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, IM, ये बता चुका हूं, ब्रीफ प्रोस्पेक्टस है, यानी ब्रीफ प्रोस्पेक्टस है। हर बार जब आप साल में सब्सिक्वेंटली फर्स्ट इशू के बाद दोबारा इशू लाएंगे तो यू हैव टू सबमिट IM टू द आरओसी, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड शेल्फ प्रोस्पेक्टस कंबाइन कर दें, दैट कॉन्स्टिट्यूट द प्रोस्पेक्टस। यानी इसमें जो चेंजेस हैं या जो चार्ज क्रिएट किए हैं वो, और साथ में शेल्फ प्रोस्पेक्टस को कंबाइन कर दें, तो ये क्या है? कंप्लीट प्रोस्पेक्टस ही है। वो बात अलग है, कंप्लीट बार बार पब्लिक को इशू नहीं करते, हम इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रोवाइड करते हैं। अगर वो डिमांड करे तो दे सकते हैं कंप्लीट, या वो आरओसी में चेक कर सकते हैं। तो बता रहे हैं सच इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम टुगेदर विद शेल्फ प्रोस्पेक्टस कॉन्स्टिट्यूट द प्रोस्पेक्टस फॉर द ऑफर, डीम्ड प्रोस्पेक्टस ही है ये, प्लस इसको उससे जोड़ के देखो मेन प्रोस्पेक्टस से। ओके, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम भी आरओसी को सबमिट करना है। जो भी चेंजेस हुए, चार्ज क्रिएट किए वो, या फाइनेंशियल पोजीशन में कोई बड़ा चेंज हुआ है, यानी इसके इश्यू और दोबारा सब्सिक्वेंट इश्यू के बीच में कोई फाइनेंशियल मैटर में बड़ा चेंज हुआ है, तो ये चेंज भी इन्फॉर्म करो पब्लिक को। इंटीमेशन ऑफ वेरिएशन एंड अपॉर्चुनिटी टू विड्रॉ एप्लीकेशंस, पब्लिक ने पैसा दे दिया, देन आफ्टर पता लगा कि आपके यहां पे फाइनेंशियल पोजीशन में मेजर चेंज हो गया, तो ये गलत है। पब्लिक ने एडवांस अप्लाई कर दिया, आपके पास पैसा आ गया, देन आफ्टर आपके वहां पे इंफॉर्मेशन में बड़ा चेंज था विच हैज नॉट बीन इंटीमेटेड टू द पब्लिक, तो इंटीमेट करना था ना जो भी चेंजेस थे मेजर फाइनेंशियल पोजीशन में कोई बड़ा चेंज हुआ है। अगर ऐसा है तो इस केस के अंदर
पब्लिक ने जो एप्लीकेशन मनी दी है तो उनको ऑप्शन मिलना चाहिए, दे कैन विड्रॉ देयर एप्लीकेशन मनी। तो पब्लिक को विड्रॉ करने का मौका मिलेगा और यू हैव टू रिफंड होल द मनी टू द पब्लिक। अगर वो चाहेंगे पब्लिक वापस मांगेगी तो आपको वापस करनी पड़ेगी, अगर कुछ भी ऐसा होता है तो। वेरिएशन है पर वो प्रॉपरली इंटीमेटेड नहीं थे अगर, तो भैया लोग चैलेंज कर सकते हैं, आपको पैसा देना पड़ सकता है क्योंकि आपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन, जो चेंजेस थे, जो चार्ज क्रिएट हुए थे वो प्रोवाइड नहीं की, एप्लीकेशन ले ली, तो लोग कहेंगे तो रिफंड होगी। ओके, एडवांटेज बता दिया, एक्सपेंसिस सेव होते हैं, टाइम सेव होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है ये कह रहा है सर 1 ईयर फर्स्ट टू ऑफर से देखते हैं या ईयर की स्टार्टिंग से? ये तो ईयर है, जो भी फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है उसके अंदर ईयर स्टार्टिंग में या जब भी फर्स्ट टाइम इश्यू कर रहे हैं तो आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस सबमिट कर दें, पब्लिक को इश्यू कर दें, देन आफ्टर उसके बेस पे आप अगेन एंड अगेन शेयर इश्यू कर सकते हैं। दोबारा कंप्लीट प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत नहीं। ए ब्रीज प्रोस्पेक्टस यानी कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। पुराने कंपनी एक्ट में ब्रीज वर्ड बार बार यूज था, नए कंपनी एक्ट में ब्रीज वर्ड नहीं, पर सेक्शन 33 में लिखा हुआ है ब्रीज प्रोस्पेक्टस यही होता है, ब्रीफ इंफॉर्मेशन विद एप्लीकेशन फॉर्म। साथ में फॉर्म लगा होता है, ब्रीफ डिटेल लगी होती है, लोग उसको पढ़ लेते हैं। डिटेल कोई पढ़ना चाहे तो मांग सकता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस दिया जा सकता है या आरओसी में देख सकता है। बहुत से लोग मेन चीज देखते हैं, सारा प्रोस्पेक्टस पढ़ते नहीं। आप भी आईसीआई का प्रोस्पेक्टस लेते हैं तो पूरा इतना बड़ा बंच होता है, पूरी बुकलेट आप पढ़ते ही नहीं, आप तो लास्ट में उसमें से क्या फॉर्म निकाल के भर के अप्लाई कर देते हैं। आजकल तो चलो ऑनलाइन जा रहा है और भी अच्छा है, सारी इंफॉर्मेशन कई बार वो क्या है खुद ही इंपोर्ट कर लेता है। अगर आप इंटर का फॉर्म भर रहे हैं तो फाउंडेशन वाली सारी डिटेल इंपोर्ट कर लेता है, इजी हो गया है। लेकिन अदरवाइज अगर फिजिकल फॉर्म में फॉर्म सबमिट होता था तो लोग एप्लीकेशन फॉर्म ही वहां से डिटैच करके सबमिट करते थे नॉर्मली। ओके, तो वो कह रहा है कि भाई इस तरह से इसको इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें ये कह रहा है सर हर साल दोबारा बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, आप थोड़ा बहुत चेंज करके नेक्स्ट ईयर फिर नया एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस बना के सबमिट करेंगे, ये 1 साल वैलिड होता है। नेक्स्ट ईयर इसी शेल्फ प्रोस्पेक्टस के अगेंस्ट आप इशू नहीं कर सकते। तो ये था हमारा शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब मैं आ रहा हूं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पे। क्या है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? देखना, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन रहती है लोगों को। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? टू डिस्ट्रैक्ट द पब्लिक अटेंशन टुवर्ड्स एनी अदर इशू। कि मान लो हमारे ही सेगमेंट की कंपनी है, हमारे जैसी कंपनी है, तो वो क्या है, वो अपना इशू लॉन्च कर चुकी है, उसने उस शेयर इशू निकाल दिया, ओपन कर दिया ऑफर, यानी अपना शेयर लॉन्च कर दिया उन्होंने अपना ऑफर। अब हमारी कंपनी को लगता है कि वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू इश्यू शेयर्स, हम भी अपना ऑफर लाना चाहते हैं, बट अब हमारे सेगमेंट की कंपनी पहले ऑफर ला चुकी है, तो लोग क्या है उसमें पैसा अगर लगा देंगे तो कोई हमारे शेयर कैसे खरीदेगा? अभी हमारा फाइनल इशू आने में थोड़े दिन का टाइम है, लेकिन इस बीच अगर लोगों ने वो एप्लीकेशन दे दी दूसरी कंपनी के लिए तो हमारा क्या होगा? हमारे शेयर तो इशू नहीं होंगे। तो लोगों की अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करने, उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कि हम भी मैदान में हैं, हमारा भी इशू आने वाला है, तो आप क्या लाते हैं? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसमें ऑल द मैटर्स अंडर सेक्शन ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑल द मैटर ऑफ प्रोस्पेक्टस अंडर 26 कंप्राइजेस। इसमें वो सब कुछ होता है एक्सेप्ट नंबर ऑफ शेयर्स एंड प्राइस। शेयर या डिवेंचर जो भी इश्यू करना चाह रहे हैं वो कितने इश्यू करें या प्राइस कितना होगा ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें इसमें क्या हो सकता है? प्राइस बैंड कैन बी गिवन, प्राइस बैंड दे सकते हो। प्राइस बैंड मींस रेंज, कि इस रेट से इस रेट के बीच में होगा। जैसे आपने कह दिया उनको कि फेस वैल्यू 10 वाला 100 से लेके
250 के बीच में क्या है इशू होगा। रेंज प्रोवाइड कर दिया आपने, एग्जैक्ट रेट नहीं कि कम से कम ऑफर प्राइस जो आपको इनविटेशन टू ऑफर हम दे रहे हैं, तो आपको ऑफर देना है, एप्लीकेशन देनी है, तो कम से कम 100 और ज्यादा से ज्यादा 250 के बीच में। टोटल शेयर कैपिटल या डिवेंचर कर्ज रिक्वायर्ड टू बी रेज्ड कैन बी गिवन। आप इसमें दे सकते हो कि कितने का टोटल इशू है, 10,000 करोड़ का है, 5,000 करोड़ का है, 1,000 करोड़ का है, 500 करोड़ का है, वो तो बता दो। लेकिन शेयर कितने होंगे, प्राइस, जब प्राइस ही फिक्स नहीं तो नंबर ऑफ शेयर आएंगे कैसे। मान लो मैं कह दूं कि टोटल शेयर कैपिटल जो रेज करनी है वो 5,000 करोड़ है। अब शेयर 100 वाला होगा तो नंबर ऑफ शेयर उसी हिसाब से होंगे, शेयर 200 पे बनेगा तो उसी हिसाब से। नंबर कैसे बताने, अभी तो किस रेट पे इशू होगा यही नहीं पता। तो यानी इस प्रोस्पेक्टस में बाकी सब कुछ कवर्ड है, वही जनरल इंफॉर्मेशन, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, कंपनी के ऑडिटर का नेम, उसका एड्रेस, अंडरराइटर का नेम, डायरेक्टर के साथ क्या अग्रीमेंट है, किस तरह के प्रोजेक्ट हैं, क्या रिस्क मैटर है उसमें, वो सारी बातें को प्राइस क्या होगा, प्राइस तो होता ही नहीं इसमें, ठीक है, प्रीमियम पार, वो सारी चीजें प्राइस नहीं फाइनल होता ना। तो बाकी सारी वही ऑडिटर, लास्ट 5 ईयर के रिजल्ट, बैलेंस शीट की आइटम, असेट्स लायबिलिटी का स्टेटस, वो सारा कुछ डिक्लेरेशन सब कुछ होगा, ठीक है। लेकिन नहीं होगा तो क्या, टोटल शेयर कैपिटल या डेट कैन बी रेज्ड जो है वो भी होगा, पर नंबर ऑफ शेयर और प्राइस मिसिंग होगा, क्योंकि ये स्टिल टू बी डिसाइडेड। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है, एक तरह से पब्लिक को इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि हमारे भी शेयर हैं, उनका अटेंशन डाइवर्ट करने की, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश है। लेकिन क्या होगा, कंपनी लोगों को क्या प्रोवाइड कर देगी इस केस में, कंपनी लोगों को इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, वही बात, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रोवाइड कर देगी, यानी कि क्या, वही एब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस। ये एक्ट में वर्ड नहीं है, मैं बता रहा हूं प्रैक्टिकली एब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस ही होगा, यानी ब्रीफ प्रोस्पेक्टस। लोगों को इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कह दो या ब्रीफ प्रोस्पेक्टस टू बी इशूड या प्रोवाइडेड टू द पब्लिक, to the public with application form। लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया जाएगा, ब्रीफ डिटेल दे दी जाएगी। अगर रिक्वायर्ड है तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू द पब्लिक, ये पब्लिक को दिया जा सकता है मांगने पे, ठीक, या वो आरओसी में जाके देख सकते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को। फिलहाल तो ब्रीफ डिटेल यानी कि वही बात, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कह लो या ब्रीफ प्रोस्पेक्टस पब्लिक को प्रोवाइड कर देंगे ब्रीफ डिटेल के साथ, प्राइस बैंड बता देंगे। बुक बिल्डिंग प्रोसेस से बना है, बुक बिल्डिंग जान लो क्या है। बुक बिल्डिंग बैंक्स के थ्रू कंपनी अक्सर क्या करती है, कंपनी ऑफर्स टू पब्लिक फॉर प्राइस बिडिंग। कंपनी लोगों का ही मूड जानना चाहती है कि आप शेयर लेना चाहते हैं तो किस रेट पे लेना चाहते हैं। बुक बिल्डिंग का मीनिंग बता रहा हूं, लोगों को एक प्राइस बैंड दे दिया जाता है, जैसे कि आपने लोगों को रेंज बता दी, प्राइस बैंड कह लो या रेंज, आपने लोगों को कह दिया शेयर 50 से लेके 80 रुपए के बीच में इश्यू होने वाला है। अब पब्लिक क्या करेगी, अपने हिसाब से जिसको ठीक लगेगा वो अप्लाई करेगा, यानी इस रेट के बीच में। आपकी स्टडी कहती है कि 60 में भी मिल जाए तो बुरा नहीं, तो आप 60 के रेट से एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दो। एप्लीकेशन मनी इज फॉरवर्डेड बाय पब्लिक बाय ओन बिड प्राइस ऑफ शेयर्स। आप लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से पैसे भेजेंगे। मान लो एक राम नाम का आदमी है, उसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया 60 के हिसाब से। श्याम ऐसा आदमी है जिसने 2000 शेयर के लिए बिड प्राइस उसने लगाया 75। फिर और बंदे भी हैं, तो वो सब लोग अपना एप्लीकेशन मनी भेजेंगे इस रेंज के बीच में कि यस वी आर इंटरेस्टेड टू बाय 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 50-60 जो भी है इस प्राइस के अंदर। तो कंपनी के पास एप्लीकेशन फॉर्म फिल होके एप्लीकेशन मनी आएगी। देन आफ्टर कंपनी के लोग क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन को एनालाइज करेंगे। कंपनी विल एनालाइज
द एप्लीकेशंस, वो एप्लीकेशंस को एनालाइज करेगी और देखेगी मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट ने क्या रेट फाइनल किया है, वो देखेगी, उसके अकॉर्डिंग बिड, पब्लिक की बिड जिस रेट पे ज्यादा होगी तो फिर वो क्या है, कंपनी उस एप्लीकेशन को एनालाइज करके रेट फाइनल करेगी। तो वो जो रेट फाइनल होगा, मान लो फाइनल प्राइस कंपनी ने किया 70, तो 70 होगा तो कंपनी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगी। जैसे ये 60 वालों को क्या कहेगी कि तुम क्या है और पैसा दो, हमें और पैसा दो, या तुम्हें शेयर हम क्या दे देते हैं थोड़े कम, क्योंकि तुमने 60 के अकॉर्डिंग बिड किया। और जिनका एक्स्ट्रा है उनको क्या कर देगी कंपनी, उनका रिफंड कर देगी अकॉर्डिंगली। तो मैंने एक रफ आइडिया दे दिया। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में ऐसा होता है, कंपनी को ही इस ब्रीफ बताया, ये बहुत डिटेल कंसेप्ट है कि बुक बिल्डिंग में किसी बैंक या थर्ड पर्सन की हेल्प से पब्लिक को कंपनी बिड करने के लिए ऑफर करती है। पब्लिक का ही मूड जान लेते हैं कि वो हमारा शेयर किस रेट में बाय करना चाहते हैं। ये तो लोग अपने अपनी चॉइस के हिसाब से बिड कोट करेंगे और उस हिसाब से पैसा फॉरवर्ड करेंगे। फिर देख लेंगे, कंपनी देख लेगी किस रेट पे ज्यादा एप्लीकेशंस हैं तो बिड प्राइस क्या फाइनल करे, एनालाइज करके कर देगी, उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर लेगी। अब कई बार माइंड में आता है बहुत ज्यादा रेट कंपनी सेट कर ले और सबको कहे और पैसा दो, तो हो सकता है कि लोग कंपनी को चैलेंज करें कि हमारा पैसा वापस करो। तो कंपनी को कोशिश ये करनी है कि वो जो प्राइस हो ना ऐसा हो जो मोस्ट एक्सेप्टेबल बाय पब्लिक हो। जब आपने अपनी एक लिमिट सेट कर ली कि 50 में भी मंजूर है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा आपने सेट कर ली 80, तो इसके बीच में अगर एप्लीकेंट पैसा दे रहे हैं तो आपको चॉइस करनी है कि बेस्ट ऑप्टिमम क्या रहेगा जिस पे मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट ने पैसा भेजा है। हाई सेट कर लोगे और पैसे मांगोगे, 50, 55, 52 वालों को कहोगे तुम्हें कम देंगे या और पैसा दो, हमने तो 80 ही फाइनल किया, तो इस केस में आपको रिम्बर्स करना पड़ सकता है। याद रखना, वो कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो आपको एक प्राइस नॉर्मल रेट जिस पे ज्यादा लोग, थोड़े बहुत लोगों को करना पड़ भी गया वापस तो कोई नहीं, मोस्ट ऑफ द पर्संस ने किस रेट पे बिड लगाया उस रेट को सेट कर दो, बाकियों को ऑप्शन दे दो, कुछ का पैसा वापस, कुछ से और कॉल कर लो या कम शेयर देके फाइनल कर दिया जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बुक बिल्डिंग प्रोसेस। इज दैट क्लियर? तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस एक स्टूडेंट क्वेरी कर रहे हैं, सर अगर सेम टाइम, वो तो देखो वो है लिस्टेड शेयर है, उसी क्लास के शेयर हैं, कंडीशन है स्टॉक एक्सचेंज की, भाई वो तो सिर्फ वही है ना, कोटेड सिक्योरिटीज पे लगता है, रिपीट इशू है, उसी क्लास के शेयर इशू हो, सारी टर्म कंडीशन वही हो, तो विदाउट प्रोस्पेक्टस यू कैन इशू शेयर्स, बिल्कुल पॉसिबल है। इसमें ऐसा जो ये वाला चीज है ये सब उस तरह की लिस्टेड कंपनी के लिए नहीं, ये तो छोटी छोटी मदूद फाइनेंस इस तरह के लोग भी इशू कर सकते हैं जो कि क्या है इस तरह से मार्केट के थ्रू इशू नहीं ला सकते, या डिफरेंट क्लास के शेयर में भी ऑप्शन हो सकता है अगर सरकार अलाउ करे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, तो वो पब्लिकली दोबारा ऑफर करते हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो चलो बुक बिल्डिंग टॉपिक देखो, ये कह रहे हैं कि ये डिटेल नहीं, बस ब्रीफ में पढ़ना है क्या है बुक बिल्डिंग। तो इसमें यही होने वाला है बुक बिल्डिंग की तरह। क्या होगा रेड हेरिंग में कि सेक्शन 26 के सारे रूल प्रोस्पेक्टस में होंगे, सिर्फ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कितने शेयर और क्या प्राइस ये नहीं होगा, टोटल कैपिटल भी होगी, कैपिटल डिवाइडेड बाय प्राइस कर दें तो नंबर ऑफ शेयर आ जाए। प्रॉब्लम तो यही है कि प्राइस अभी फाइनल तो नहीं है तो नंबर ऑफ शेयर आएंगे नहीं, तो आप पब्लिक को क्या है एक एब्रीज प्रोस्पेक्टस या इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रोवाइड कर दो विद एप्लीकेशन, ठीक है, वो टर्म कंडीशन, और आप ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आपको सबमिट करना है। ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस RHP, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मस्ट बी सबमिटेड टू ROC at least 3 days before the opening of सब्सक्रिप्शन लिस्ट, यानी कहने का मतलब लॉन्च ऑफ ऑफर।
जब आप ऑफर लॉन्च करने जा रहे हैं, मींस लोगों का पैसा लेना शुरू कर रहे हैं, उससे 3 दिन पहले, मान लो आपकी सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन हो रही है 13 अगस्त को 2020, तो आपको बिफोर 10 अगस्त 13 RHP is to be submitted to ROC। वैसे सेबी को, स्टॉक एक्सचेंज को, सबको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो आप इसे ROC को सबमिट कर दें, सेबी को, स्टॉक एक्सचेंजेस को, कि ये हमारी फाइनल टर्म कंडीशन है। सिर्फ इसमें 2 चीजें नहीं है, नंबर ऑफ शेयर और प्राइस, बाकी एवरीथिंग इज ओके, सारा कुछ कंप्लीट है। पब्लिक को तो हम पहले से ही इंफॉर्मेशन दे चुके हैं ब्रीफ में, ठीक है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन के दम पे लोग क्या अप्लाई भी कर देंगे, लेकिन आप उनसे पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो पैसा एक्सेप्ट करना कब से शुरू होगा? उसके 3 दिन कम से कम पहले। अगर 13 को पब्लिक से एप्लीकेशन लेनी है, आपने लॉन्च करना है अपने ऑफर, तो 3 दिन पहले यानी 10 अगस्त 13 से पहले आपको क्या सबमिट कर देना ROC सेबी को? ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इस डेट के बीच में नहीं कर सकते आप, 3 दिन के बीच में नहीं, विद इन 3 days बिफोर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कांट बी इशूड। क्या आपको जी 13 को लोगों से पैसा लेना है, 11th को या 12th को हम RHP सबमिट कर दें ROC को? नहीं, सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन नहीं हो सकती। कम से कम ओपन होने के 3 दिन पहले, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 8 दिन, 3 दिन कम से कम गैप हो, उससे पहले ROC को सबमिट कर दो। सब कुछ होगा, सिर्फ क्या नहीं होगा? प्राइस और शेयर। लोग एप्लीकेशन मनी कंपनी को भेजनी शुरू कर देंगे। फिर वही बात, कहानी बुक बिल्डिंग वाली है, तो लोगों से जो एप्लीकेशन मनी आएगी वही प्राइस बैंड रेंज के अंदर आएगी, लोग पैसा भेजेंगे। अभी बताया बुक बिल्डिंग, पैसा आपके पास आएगा, फिर आप उस पैसे के अगेंस्ट क्या है, लोगों को शेयर इश्यू करेंगे। लेकिन याद रखना, अगर सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज हुई, आपने एनालाइज किया, रेट फाइनल किया, लोगों को इश्यू करना चाहते हो शेयर, फिर वही बात, इश्यू से जस्ट पहले देख लो कोई बड़ा इंफॉर्मेशन चेंज तो नहीं हुआ कंपनी की पोजीशन में। लोगों को उसको इन्फॉर्म करो, मौका दो। अगर ये दे वांट टू विड्रॉ देयर मनी, तो उनको वापस देने का मौका भी देना पड़ेगा। तो यानी जो रेट फाइनल किया और उस पे इश्यू करने जा रहे हो, उससे पहले कोई चेंज नहीं है, देन ओके, आप शेयर इश्यू कर देंगे पब्लिक को शेयर इश्यू करके फाइनल जब अलॉटमेंट हो जाएगी, ठीक है, एडजस्ट कर लेना कम ज्यादा पैसे वाला जो भी फाइनल रेट होगा। फिर फाइनल प्रोस्पेक्टस एक और बनेगा, बस उसमें क्या होगा, जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है उसमें नंबर ऑफ शेयर और प्राइस नहीं है ना, उसमें बस ये 2 चीजें डाल देना। जो रेट फाइनल डिसाइड हुआ है अकॉर्डिंग टू एनालाइजिंग ऑफ द एप्लीकेशन मनी, जो लोगों ने प्राइस दिया है उसके अकॉर्डिंग जो फाइनल शेयर अलॉट होंगे उसको लिख देना, कितने शेयर क्या प्राइस है, बस वो फाइनल प्रोस्पेक्टस है, वो आपको ROC सेबी को सबमिट कर देना है। याद रखना, कहीं ऐसा ना हो जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है वो कई दिन पहले दिया गया था, जैसे कि ये दे दिया गया था सपोज 10 अगस्त से पहले, यानी 8-9 अगस्त को। फाइनल जो अलॉटमेंट हो रही है एप्लीकेशन एनालाइज करके, वो अक्टूबर में हो रही है। उस बीच काफी चेंज आ गए, वेरिएशन आ गए, जो यानी कि लोगों को इंफॉर्मेशन दी, लोग रेड हेरिंग मांगे तो रेड हेरिंग दे देना उनको, या ROC में देख सकते हैं। तो उस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में एंड प्रोस्पेक्टस जो है फाइनल, उसमें काफी वेरिएशंस हैं जो लोगों के डिसीजन पे इफेक्ट डाल सकते हैं। तो आप लोगों को क्या है, पैसा विड्रॉ करने का ऑप्शन देंगे, वो चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे वेरिएशन जो हैं टू बी इन्फॉर्म टू द पब्लिक, वो उनके डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट करते हैं। तो यही बता रहा है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन 32। आप पेज नंबर 11 पे पढ़ना शुरू करो। क्या कहता है? कहता है ये भी एक प्रोस्पेक्टस है, कंप्लीट पर्टिकुलर होते हैं सेक्शन 26 वाले। इसमें भी अगर कुछ गलती हुई सेक्शन 26 की कॉन्ट्रावेंशन, तो वही 50 to 3 लाख तक का फाइन हो सकता है, और जो पर्सनल ने ऑथराइज किया उनको तो 3 ईयर का इम्प्राइजनमेंट या दोनों भी हो सकते हैं। तो इसमें सारी टर्म कंडीशन वही 26 वाली फुलफिल होनी चाहिए। तो कहता है ये कंप्लीट प्रोस्पेक्टस है, सब कुछ है, सिर्फ क्या नहीं है,
प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर्स यानी क्वांटम नहीं है। क्यों नहीं है मैंने बता दिया, जब प्राइस फाइनल नहीं है तो नंबर ऑफ शेयर कैसे फाइनल हो जाएंगे। हाँ, टोटल शेयर कैपिटल टू बी इशूड वो हो सकता है, इसमें प्राइस बैंड हो सकता है डिवेंचर या शेयर का। ठीक, तो कंपनी को आरओसी को सबमिट करना है रेड हेरिंग एट लीस्ट 3 days बिफोर ओपनिंग द सब्सक्रिप्शन लिस्ट, यानी लॉन्च ऑफ ऑफर जो है उससे पहले, और विद इन 3 days हो ही नहीं सकता। 13 को आप सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन कर रहे हैं तो 3 दिन के अंदर यानी 11-12 के बीच में अगर आप चाहो कि आरओसी को सबमिट कर दे रेड हेरिंग, सबमिट नहीं होगा, गलत है, ब्रीच ऑफ सेक्शन 32 है, तो नहीं पॉसिबल। 3 दिन पहले, 5, 7, 8, 10 दिन पहले सबमिट कर दो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन 1 दिन पहले ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट सबमिट करने जाओगे तो गलत है, नहीं सबमिट होगा। ओके, तो ये बार बार इस बात को बता रहा है कि विद इन 3 days आरएचपी कांट बी सबमिटेड। एग्जाम्पल दे रहा है बुक बिल्डिंग प्रोसेस का, कि कंपनी बुक बिल्डिंग प्रोसेस लाती है, एग्जैक्ट प्राइस नहीं देती, बैंड देती है, पब्लिक से बिड उनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आती है, फिर एनालाइज करके एप्लीकेशन को फाइनल रेट डिसाइड करती है, उसके अकॉर्डिंग पैसा रिम्बर्स या एडजस्ट करके फाइनल इश्यू कर देते हैं। बुक बिल्डिंग इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म, प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म भी बोलते हैं बुक बिल्डिंग को। तो नीचे बता रहा है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज लाइक इंफॉर्मेशन टू दैट आर कंपनीज ऑल्सो गोइंग टू इशू शेयर इन नियर फ्यूचर। हम इशू करने वाले हैं, फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू अभी नहीं कर सकते, कुछ इंफॉर्मेशन बता के हमारी कंपनी के रिगार्डिंग, हमारे नेक्स्ट इशू किस पर्पस से है उसके रिगार्डिंग बता के लोगों की अटेंशन ले सकते हैं। तो वेयर अदर कंपनी हमारे सेगमेंट की गोइंग टू इशू शेयर, तो आप उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये रेड हेरिंग ला सकते हैं। तो प्रोसीजर बता रहा है कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है कोई भी कंपनी इशू कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो कह रहा है वही जो पब्लिक ऑफर कर सकती है वो कोई भी कंपनी क्या है, रेड हेरिंग इशू कर सकती है। चलो, प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ सिक्योरिटी अंडर रेड हेरिंग, पूरा प्रोसीजर फिर से सुनो जो अपन ने डिस्कस किया। फर्स्ट, कंपनी जो प्रपोज टू मेक ऑफर ऑफ सिक्योरिटी, तो उसको क्या करना होगा, मेन प्रोस्पेक्टस लास्ट में सबमिट करने से पहले क्या करना होगा, एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट करना होगा आरओसी को बिफोर 3 days ऑफ द ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। जब इश्यू फाइनल हो जाएगा सारा, तो फाइनल प्रोस्पेक्टस जिसमें रेड हेरिंग वाली सारी बातें प्लस क्या होगा, प्राइस और नंबर ऑफ शेयर, वो प्रोस्पेक्टस फाइनल पब्लिक को नहीं देना। वो तो अब क्या करना है, जब फाइनल इश्यू ही हो गया, सारा इश्यू फाइनल ही हो गया, अब पब्लिक को फाइनल प्रोस्पेक्टस नहीं देना, किसको देना, सिर्फ आरओसी को सबमिट करना है। कोई देखना चाहे तो आरओसी में देख सकता है, पर उसमें और रेड हेरिंग में फर्क सिर्फ 2 ही चीजों का है, प्राइस और नंबर ऑफ शेयर। अगर वेरिएशन ज्यादा हुए तो फिर वही बात, पब्लिक को इन्फॉर्म करना चाहिए था, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दे देते, फिर से रिमाइंडर कि भाई ये चेंज हो गए हैं, अगर आपको विड्रॉ करना है तो पैसा एप्लीकेशन का विड्रॉ कर सकते हो, तो वो ऑप्शन देना चाहिए। क्या रहा है, कंपनी जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है 3 days बिफोर द ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट सबमिट करेगी, बार बार आ गया है। कंपनी पब्लिक को एब्रीज प्रोस्पेक्टस यानी ब्रीफ डिटेल दे देगी, या कहो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम विद एप्लीकेशन ऑल टर्म कंडीशन के साथ, जिसके बेस पे कंपनी क्या करेगी, ये पैसा एप्लीकेशन देगी, लेकिन ये पैसा एक्सेप्ट नहीं करना बिफोर सबमिशन ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस टू द आरओसी, देन ओनली यू कैन एक्सेप्ट द मनी फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक को फाइनल रेट नहीं, वही बैंड वाला सिस्टम है, पब्लिक से पैसा ले सकते हो। तो कह रहा है अगर कोई वेरिएशन आ गया रेड हेरिंग में और प्रोस्पेक्टस में, तो ये वेरिएशन इंडिविजुअली सबको बताना चाहिए और उनको मौका मिलना चाहिए पैसे को विड्रॉ करने का। अगर आपने उनको वेरिएशन ज्यादा आ गया, जो रेड हेरिंग और फाइनल में काफी सिचुएशन चेंज होगी बीच के 2-3 महीने में, तो फिर क्या होगा, इस तरह की जो चेंजेस हैं वो आपने इंटीमेट नहीं किए और सीधा ही अलॉटमेंट फाइनल करके लोगों को अलॉटमेंट कर दिए शेयर, तो ये अलॉटमेंट वॉइड है, नल है, बेकार है, लोगों को बाद में भी पैसा वापस देना पड़ेगा आपको। ओके, तो सेबी को रजिस्टर, आरओसी एंड सेबी को क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट के बाद आरओसी और सेबी को फाइनल प्रोस्पेक्टस सबमिट करना है। फाइनल प्रोस्पेक्टस में टोटल कितना
कितना पैसा इकट्ठा किया, किस रेट पे कितने शेयर इशू, वो और लिख दिया जाएगा जो पहले नहीं था। क्लोजिंग फाइनल प्राइस क्या है वो फाइनल हो जाएगा। बाकी डिटेल तो रेड हेरिंग थी। नीचे स्टार बना के लिखा है कि फाइनल प्रोस्पेक्टस पब्लिक को तो इश्यू करना ही नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑलरेडी फाइनलाइज्ड। तो अब पब्लिक क्या करेगी प्रोस्पेक्टस को? प्रोस्पेक्टस तो शुरू में चाहिए होता है बिफोर अप्लाइंग फॉर शेयर। तो ये एक फॉर्मेलिटी से एक है जिसमें बस रेड हेरिंग में दो चीजें नहीं आई थी, प्राइस, नंबर ऑफ शेयर, कि क्या रेट क्लोजिंग फाइनल हुआ वो बता दिया जाता है। तो ये चीज है। बाकी तो इसमें रेड हेरिंग में भी प्रोस्पेक्टस की सारी टर्म्स होती हैं प्राइस और नंबर ऑफ शेयर को छोड़ के। तो ये एक पूरा प्रोसीजर था। RHP जो पब्लिक ऑफर कर रही है वो कंपनी ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। तो ROC को सबमिट कर दो, सेबी को चला जाता है। सेबी तो देखो जो भी लिस्टेड कंपनी है ना उसके केस में सेबी की इंटरफेरेंस रहेगी, जो लिस्टेड नहीं होती उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस रहती है। सेक्शन 24 पावर बताता था, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इस तरह से ये रेड हेरिंग और शेल्फ प्रोस्पेक्टस कंक्लूड हुए। ओके।